मुसलमानों में गरीबी पूरे देश में सबसे ज्यादा है। हद तो तब हो गई जब मुंबई सिटिंग चीफ मिनिस्टर 60 से ज्यादा केसेस के अक्यूज को भरी सभा में कहते हैं कि हम इनका बाल भी बाका नहीं होने देंगे। यह है जेएनयू का पीएचडी स्टूडेंट उमर खालिद। इसे 1500 से ज्यादा दिन हो गए जेल में रहते हुए। देश में 5 करोड़ से ज्यादा एजुकेटेड हिंदू, दलित, ओबीसी नौकरी की तलाश में। भारत में मुसलमानों की मुश्किलों की शुरुआत 2014 के आम चुनाव में बीजेपी की जीत से नहीं हुई। ये तो काफी पहले से होता आ रहा है। पहले की सरकारें, खासकर कांग्रेस की, हमेशा से ही मुसलमानों के प्रति दया भाव तो दिखाती आई थी, मगर उनकी अनदेखी करती आ रही थी। पहले की सभी सरकारें मुसलमानों से भेदभाव करती आ रही है। ये पार्टियां मुसलमानों के वोट को उन्हें बराबरी, इंसाफ और विकास के नाम पे नहीं मांगती है, बल्कि मुसलमानों को हमेशा उनके मजहब के नाम पे ही भड़काया जाता है। फिर उन्हें ये पार्टियां भरोसा देकर वोट मांगती है कि उनके मजहबी पहचान की हिफाजत करेगी। इसी दौरान मुस्लिम समाज का विकास ठप पड़ गया। तालीम, नौकरी, सेहत और आधुनिकता के क्षेत्र में मुस्लिम समाज बाकी आबादी से पिछड़ते ही चले गए। साल 2006 में आती है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में पहली बार मुसलमानों के हालात का जायजा लिया गया। उनके विकास को लेकर देखी गई तस्वीर बहुत ही भयावह थी। 2001 की जनगणना के मुताबिक मुसलमानों में साक्षरता दर महज 59.1% थी। ये भारत के किसी भी सामाजिक तबके में सबसे कम थी। 6 से 14 साल के मुसलमान बच्चे कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ 2% मुस्लिम अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाते हैं। मुसलमानों को नौकरी भी कम ही मिलती है। आला दर्जे की सरकारी सेवाओं में मुसलमानों की मौजूदगी ना के बराबर है। देश की कुल आबादी में मुसलमान लगभग 15% है और प्रशासनिक सेवा में महज 3%, विदेश सेवा में 1.8% और पुलिस सेवाओं में ओनली 4% मुस्लिम अधिकारी है। मुसलमानों की दयनीय स्थिति देख सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने उस वक्त की यूपीए सरकार से कई सिफारिशें की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत हाई हल्ला होने के बाद कुंडू कमीशन बनाया गया। कुंडू कमीशन ने भी पाया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सुधार के बजाय और गिरावट ही आता जा रहा है। मुसलमानों में गरीबी पूरे देश में सबसे ज्यादा है। मुस्लिम समाज की आमदनी, खर्च और खपत दलित, आदिवासी के बाद नीचे पायदान से तीसरे नंबर पे आता है। 2014 में सरकार बदलने के बाद देश का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। आज मुसलमानों की बात होती है तो उनके बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार की बात नहीं होती, बल्कि आज उनके धर्म, उनकी जान की हिफाजत की बात होती है। 2014 के बाद से मुसलमानों के प्रति नफरत भरी घटनाएं सामने आने लगी। जगह जगह से मुसलमानों को पकड़कर पीट पीट कर मार डालने की घटनाएं सामने आने लगी और इसे सोशल मीडिया पे बड़ी बेशर्मी से जीत जैसी खुशी मनाते हुए देखा जा सकता है। बसों में, ट्रेन में, हाईवे पे सिर्फ इसलिए मारा जाने लगा क्योंकि वो मुसलमान थे। इस तरह के कानून को मॉब द्वारा ही संचालित किया जा रहा है, जिसे सरकार और प्रशासन के कुछ लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। कई घटनाओं में पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण देखा गया। जुल्म के शिकार लोगों पर ही मुकदमा कर दिया जाता और दोषियों के खिलाफ तमाम सबूत होने के बावजूद उन पे किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ ऐसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाओं का आम हो जाना और सरकार का पूरी तरह से खामोश हो जाना ये नई बात है। मुसलमानों के खिलाफ सत्ताधारी बीजेपी नेताओं की बयानबाजियां आम बात हो चुकी है। हद तो तब हो गई जब मुंबई सिटिंग चीफ मिनिस्टर 60 से ज्यादा केसेस के अक्यूज को भरी सभा में कहते हैं कि हम इनका बाल भी बाका नहीं होने देंगे और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कटोगे या बटोगे की राजनीति करते हैं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि वो इस प्रदेश के मुखिया है और उनके अंतर्गत आने वाले सभी जाति प्रजाति के लोगों की रक्षा करना उनका धर्म है। मुसलमानों की छोटी छोटी गलतियों पे भी बड़ी से बड़ी पनिशमेंट दी जाती है। उनका घर बुलडोज करके, उनका इनकाउंटर करके। सारी कार्रवाई लीगल होती है या इलीगल, इसकी जानकारी तो कोर्ट से मिल पाएगी। मध्य प्रदेश के उदाहरण देखिए, कैसे इस करोड़ों के घर को बुलडोज किया जा रहा है। मुसलमानों के प्रति देश के कुछ नेताओं और पुलिस का रवैया कुछ ठीक नहीं है। कई मामलों में तो कोर्ट और जजेस भी इससे छूते नहीं है। इस शख्स को पहचानते हो? यह है जेएनयू का पीएचडी स्टूडेंट उमर खालिद। इसे 1500 से ज्यादा दिन हो गए जेल में रहते हुए, वो भी बिना किसी ट्रायल के। इस पे एलिगेशन है दंगे भड़काने का और हेट स्पीच का। आप खुद सुने इसका स्पीच। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठाकर लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हर मेरे अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते गाते हंसते हंसते जेल चले जाएंगे। इनके साथियों का कहना है कि इन्हें इन्हीं स्पीच की वजह से यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया। हालांकि हेट स्पीच और दंगे भड़काने के और भी आरोपी थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा क्लीन चिट दे दिया गया। उनकी स्पीच सुने आप। ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना। इस तरह की स्पीच देने वालों को क्लीन चिट और उमर खालिद जैसी स्पीच पे सीधा देशद्रोह। सिस्टम के दोगलेपन की हद देखो। एक मुजरिम है, हत्या और बलात्कार
का, जिसे कोर्ट ने सजा सुना रखी है, वो मुजरिम है गुरमीत राम रहीम। उसे अब तक 11 बार पैरोल मिल चुका है। और वहीं उमर खालिद का कई बार बेल रिजेक्ट हो चुका है। कई बार तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस उमर खालिद के केसेस से अपना नाम वापस ले चुके हैं। बिना किसी जुर्म, बिना किसी ट्रायल के वो शख्स 1500 से ज्यादा दिनों से जेल में बंद है और उसे बेल तक नहीं दिया जा रहा। कुणाल कामरा की बातें सुने, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं एक हिंदू हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। मुसलमान होता तो सिर्फ फोटो में आता। मुसलमान नौकरी मांगे, इंसाफ मांगे, मॉल में जाए, ट्रेन में सफर करे। मुसलमानों को अपने लोकतांत्रिक अधिकार की बात करना भी खतरनाक हो गया है। 2018 ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल ग्लोबल इंक्वायरी की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय समाज में गैर बराबरी बढ़ रही है। भारत के 1% लोगों का देश के 58% संपत्ति पे कब्जा है। सच्चर कमेटी और कुंडू कमीशन से यह बात जाहिर है कि भारत में मुसलमानों को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उनके हक और अधिकार छीने ही गए हैं। ये सब किया गया यूपीए के दौर में, जब कांग्रेस की हुकूमत थी। बीजेपी की तो विचारधारा ही मुस्लिम विरोधी है। ये बात तो उनके टॉप लीडर्स कई बार खुले मन से बोल चुके हैं और ये बात बीजेपी की बहुत अच्छी है। उन्होंने अपनी विचारधारा जाहिर कर रखी है, इसलिए मुसलमानों को उनसे किसी भी तरह की उम्मीद रखना तो बेवकूफी ही होगी। बीजेपी को जब भी मौका मिलता है मुसलमानों के हक और हुकूक को क्रश करने का, वो मौका हाथ से जाने नहीं देता। हालांकि कांग्रेस पहले से ही मुसलमानों के सारे हक और अधिकार छीन चुकी है। मुस्लिम एजुकेशन में बैकवर्डनेस की जिम्मेदार कांग्रेस ही तो है। मुसलमानों को जॉबलेस रखने के लिए कांग्रेस ने भरसक कोशिश की और फाइनेंशियली क्रश करने में कांग्रेस का ही हाथ रहा। मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए कांग्रेस द्वारा ही इस तरह के कानून को पास किया गया, जैसे यूएपीए, एनआरसी। ये सब कांग्रेस की ही तो देन है। बीजेपी तो कांग्रेस के आइडियाज को ही फॉलो करते हुए उसे थोड़ा और सख्त बना के इम्प्लीमेंट कर रहा है। जैसे मुस्लिम एजुकेशन के लिए जो फंड मिलता था उसको आधा कर देना, एनआरसी को सीए से जोड़ देना, मदरसों का फंड खत्म कर देना, गवर्नमेंट में सिर्फ 2% मुस्लिम नौकरी कर पाते हैं उसे जॉबलेस रखना, और जब खाली टाइम मिले तो मुस्लिम धरोहरों और मुस्लिम इलाकों का नाम बदल देना। मुसलमानों को बैकवर्ड रखने के लिए बीजेपी को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, बस कांग्रेस के ही रूल्स को फॉलो करते हुए मुसलमानों की चूड़ी थोड़ी और टाइट कर दी जा रही है। बीजेपी जिस विचारधारा को फॉलो करती है उसके गुरु गोलवालकर और नाथूराम गोडसे हैं। उनकी विचारधारा जग जाहिर है। यही वजह है कि बीजेपी अपने ही देश के 20 करोड़ आवाम के खिलाफ खड़ी है। वहीं कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़े, लेकिन विचारधारा अंग्रेजों का ही फॉलो कर रही है। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए 3 से 4 महत्वपूर्ण काम किए। नंबर 1, भारत के लीडरशिप को खत्म किया। राजाओं और निजाम से उनका राजपाट छीन लिया गया। कांग्रेस ने भी मुसलमानों के साथ कुछ ऐसा ही किया, कभी भी मुस्लिम लीडरशिप को पनपने नहीं दिया। अंग्रेज भारतीयों को फाइनेंशियली कमजोर करने के लिए उनकी जमीन पे कब्जा कर लेता और उसे अपने हिसाब से डिक्टेट करता कि कहाँ पे किस जमीन पे क्या कास्ट करना है। वैसे ही कांग्रेसियों ने मुसलमानों के साथ किया। राजा महाराजा और निजामों की दान की हुई जमीन को हड़प लिया और जो कुछ बचा खुचा था उसे वक्फ बोर्ड का नाम देकर वहाँ अपने लोग बिठा दिए। अब बीजेपी चाह रही है कि उसमें से थोड़ा बहुत हम भी गबन कर लेते हैं वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट करके। आर्टिकल 26 भारत के संविधान में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स ऑफ एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन को देता है। 26 का ए पढ़ लीजिए, राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस। बी देख लीजिए, मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। सी देख लीजिए, डी देख लीजिए, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ। हालांकि कांग्रेसियों ने वक्त की ज्यादातर जमीनों को पहले ही बेच खाया। अब जो मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तानों की जमीन बची है उस पर बीजेपी की निगाह है। नंबर 3, अंग्रेज जब भी भारतीयों पर अत्याचार करता, उनका लगान बढ़ा देता, उनकी जमीन छीन लेता। लीडरशिप नहीं होने की वजह से डरे हुए इंडियंस उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर पाते थे, और अगर कभी किसी ने हिम्मत कर भी ली दुख, परेशानी, मुसीबतों का सामना करके, तो जैसे ही प्रोटेस्ट स्टार्ट होता तो वैसे ही अंग्रेज उनके धर्म गुरुओं को चंदे और डोनेशन के नाम पे 2 टका उसकी जेब में डाल देता था और वो धर्म गुरु अपने धार्मिक प्रभाव का इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट को रुकवा देता। इस तरह धर्म गुरुओं की वजह से किसी भी कम्युनिटी का लीडरशिप खड़ा नहीं हो पाता था। बिल्कुल वैसे ही कांग्रेस मुसलमानों के साथ करती आ रही है। यूपीए की हुकूमत में 50,000 से ज्यादा कम्युनल राइट्स हुए, जिसमें दोनों ही समुदाय के जान और माल का नुकसान हुआ। कुछ प्रसिद्ध कम्युनल राइट्स जो यूपीए के दौर में हुए: 1961 मध्य प्रदेश जबलपुर राइट, जनवरी 1964 कलकत्ता राइट्स, 22 अगस्त 1967 रांची, सितंबर अक्टूबर 1967 गुजरात। 512 लोग मारे गए और 1084 अरेस्ट हुए। 42 मिलियन की प्रॉपर्टी को आग लगा दी जाती है। ये ऑफिशियली डाटा है सरकार का। फिर आता है अगस्त 1980 यूपी मुरादाबाद, फिर बिहार 1981, जुलाई 1982 मेरठ, मई 1984 भिवंडी मुंबई, फरवरी अगस्त 1985 अहमदाबाद गुजरात, फिर एक बार दोबारा से अप्रैल मई 1987 फिर से मेरठ हाशिमपुरा, 19 मई 1957 दिल्ली, 17 मई 1888 औरंगाबाद,
8 अक्टूबर 1988 मुजफ्फरनगर, 1989 में 10 जगह ऐसी घटनाएं हुई। जम्मू, बॉम्बे, कोटा, बदायूं, इंदौर, भागलपुर, इन दंगों से दोनों ही कम्युनिटी का नुकसान हुआ, किसी का कम तो किसी का ज्यादा। फिर आता है 2002, भारतीय इतिहास का सबसे घिनौना और क्रूर चेहरा दिखाई देता है गुजरात में। हजारों लोगों का कत्लेआम होता है, लाखों घरों को लूटकर आग के हवाले कर दिया जाता है, सैकड़ों महिलाओं का रेप करके जिंदा जला दिया जाता है। इससे सिर्फ मुसलमानों का नहीं, देश का भी नुकसान हुआ। फायदा तो सिर्फ नेताओं ने उठाया। इन सब घटनाओं के बाद जब भी लोग प्रोटेस्ट करते या अपना विरोध जताते, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अंग्रेजों के स्टाइल में धर्मगुरुओं से मिलता और उसके लिए इफ्तार की पार्टी करते और उनकी जेब में 4-5 लाख रुपए डोनेशन के नाम पे डाल देता और मामला यहीं रफा दफा हो जाता। मामला रफा दफा ही नहीं होता, बल्कि दिन रात कांग्रेस के ही नाम के कसीदे पढ़ा जाता और लोगों को भी कांग्रेस को अपना लीडर मानने को कहता। और आज भी ऐसा ही हो रहा है। मौलानाओं की टीम 1-2 लाख रुपए लेके कांग्रेस का प्रचार प्रसार करती फिरती है और कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो ये कमिटमेंट कर चुकी है कि भारत में कभी भी मुस्लिम लीडरशिप को खड़ी होने नहीं देंगे और जहाँ से भी मुस्लिम लीडरशिप खड़ा होगा उसका हम विरोध करेंगे। यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने। अपना नेता नहीं मानते हैं। भैया तुम बहुत बहादुर बनते हो तो जरा चले जाओ ना, तुम चीन का इतने दिनों से मसला उठा रहे हो, डोकचाम का, कहाँ का, जाओ ना, कौन मना करता है? तो मैं तो इस बात का बहुत विरोधी हूँ कि मुसलमान बहैसियत मुस्लिम के अपना कोई पॉलिटिकल लीडर बनाए, इसका विरोधी हूँ और इसको मैं मुसलमानों की मुखालिफत समझता हूँ। मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन यहाँ पर मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ कि वो मुसलमानों के, इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे किसी को, बिल्कुल नहीं। आप हैदराबाद के पॉलिटिकल लीडर बन जाइए, वो ठीक। मुझे वहां तक भी मंजूर है कि वो आंध्रा और तेलंगाना के बन जाए, इससे आगे नहीं जाना। महाराष्ट्र में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जो एनआरसी आई नहीं उसका आनी चाहिए, हाँ बिल्कुल आनी चाहिए। AIUDF के बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ और केरल के मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों के खिलाफ ये ऑर्गेनाइजेशन दबे छुपे काम करती है। यही वजह है कि 20 करोड़ आवाम का एक भी लीडर नहीं। जैसे भगत सिंह के खिलाफ शोभा सिंह और शादीलाल खड़ा हो गया था और उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया था, वैसे ही आज इंडिया की कुछ मुस्लिम तंजीमें इंडियन लीडरशिप के खिलाफ खड़ी है। बड़ी अजीब बात है, मुसलमानों की वोट से तो कांग्रेस जीतती है, लेकिन कांग्रेस द्वारा ही मुसलमानों का हक और हुकूक मारा जाता है। ऐसा करते हुए 70 साल हो गए, फिर भी मुसलमानों को ये एहसास नहीं हो रहा है कि वो तबाह हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़ी, लेकिन आइडियाज अंग्रेजों का ही फॉलो कर रही है। वैसे ही बीजेपी है। बीजेपी अपना ओपोनेंट कांग्रेस को तो मानती है, लेकिन स्टाइल कांग्रेस का ही अपना रहा है। हिंदू, दलित और ओबीसी वोट से बीजेपी जीतती आ रही है, लेकिन बीजेपी द्वारा इन्हीं लोगों का विकास रोक दिया गया। देश की प्रॉपर्टी का 58% हिस्सा 1% लोगों को दे दिया गया। देश में 5 करोड़ से ज्यादा एजुकेटेड हिंदू, दलित, ओबीसी नौकरी की तलाश में। नौकरी मिलना तो दूर, 2014 से अब तक 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। वोट देने के बावजूद 5 करोड़ लोगों को बेरोजगार। 50% से ज्यादा हिंदुओं को फाइनेंशियली कमजोर किया गया। हिंदू रक्षा, गौ रक्षा और मंदिर के नाम पे वोट लेने वाली बीजेपी ने ही सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े। अब तक कम से कम 1200 मंदिरों को बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा तोड़ा गया है। विश्वनाथ मंदिर के महंत तो यहाँ तक कहते हैं कि औरंगजेब से ज्यादा नरेंद्र मोदी ने मंदिरों को ध्वस्त किया है। बीफ पर सबसे ज्यादा वावेला मचाने वाली बीजेपी ने सबसे ज्यादा डोनेशन लिया है बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से, और इतिहास में सबसे बुरी दुर्दशा हो रही है गाय की इसी बीजेपी की हुकूमत में। इससे ये पता लगता है कि अंधभक्ति देश को तबाह कर रही है। 70 साल के अंधभक्त ने खुद को तबाह कर लिया है। अब ये नए नवेले 10-12 साल के अंधभक्त की बारी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार 125 मुल्कों में भारत 111वें नंबर पर है। पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी ज्यादा भूखा नंगा मुल्क। किसकी वजह से? आप लोगों को इन नेताओं से बच के रहने की जरूरत है। आपस में भेदभाव, दंगे ये नेता अपने फायदे के लिए करवाते हैं। इससे आपका और आपके मुल्क का नुकसान होता है। देश की तरक्की के लिए यूनाइट रहो और आपस में भेदभाव को खत्म करो। हिंदू, मुस्लिम सभी कम्युनिटी को एक दूसरे का सम्मान करो। देखो, सोचो, समझो और फॉलो करो। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो।